हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ नेहा एंड मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो 2, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आत्म संप्रत्यय। देखिए क्या होता है, काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सेल्फ कई तरीके के होते हैं। तो एक चीज जो कॉमनली सुनी होगी हमने वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि अब आप अपने बारे में जो भी आइडिया होल्ड करते हो, मतलब कि भाई जैसे कोई ऐसा पक्ष सामने आ जाए जिसका संबंध आत्म से होता हो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम सभी के अंदर ये जानने का बोध होता है कि हम कौन है और क्या हमको अन्य दूसरे से भिन्न बनाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं, मतलब अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में विचार करते हैं, जजमेंट करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आत्म संप्रत्यय कहते हैं। अब ये आत्म संप्रत्यय दो तरीके की होती है, सकारात्मक होती है और नकारात्मक भी होती है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल सकारात्मक और नकारात्मक कैसे हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। मुझे क्या है कि जैसे मैं किसी चीज़ में अच्छी हूँ और किसी चीज़ में नहीं अच्छी हूँ, तो जिस चीज़ में मैं नहीं अच्छी हूँ उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं सबसे पहले क्या बताऊंगी कि भाई हाँ मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्पोर्ट्स में नहीं अच्छी हूँ, लेकिन मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी हूँ, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी हूँ। या फिर हम कह दें यार मेरी हिंदी ना बहुत गंदी है, लेकिन मैं मैथ्स में तो बहुत अच्छी हूँ। तो यही हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है ना, बेसिकली कि किसी भी व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं होता। इसके लिए कुछ सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई हम सेल्फ कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करेंगे कि हम सामने वाले पर्सन से पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, उसके उससे कुछ सेल्फ के बारे में पूछते हैं। जैसे कि वीडियो 1 में भी हमने पढ़ा था कि आपसे बोला जाता है कि भाई माई सेल्फ लिखिए, तो इसलिए माई सेल्फ लिखवाया जाता है ये देखने के लिए कि आप अपने बारे में क्या आइडियाज होल्ड करती हैं। अब उसके बाद आता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मसम्मान, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टीम। अब आपने अपने आप को कोई वैल्यू दे रहे हो, कोई वर्ड दे रहे हो, जैसे मतलब मैं इसके लायक हूँ, या सिंपल टर्म्स पे मैं बात करूँ कि जो आप अपने आप को समझते हो, अपने बारे में जजमेंट देते हो, उसे कोई हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपकी बुक की लैंग्वेज में देखूँ, आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान कहा जाता है। मतलब कि आप अपने बारे में क्या जजमेंट दे रहे हो, उसे कोई हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई पर्सन है, उस पर्सन से कहते हैं कि भाई उसको कुछ स्टेटमेंट देते हैं। जैसे हम उससे पूछते हैं कि भाई आपके फ्रेंड्स हो गए या सोसाइटी में जो लोग हैं आपको लाइक करते हैं, आप एकेडमिक्स में कैसे हो, आप अपना होमवर्क करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, क्या आप अपना होमवर्क अच्छे से करते हो। तो वो अगर आपकी इन सब स्टेटमेंट का आंसर यस में देता है, तो वो पर्सन का जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचा है उसका सेल्फ स्टीम। और अगर वो नो में देता है तो इसका मतलब उसका जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही लो है। तो इसको हम और भी आसान भाषा में देखें तो किसी भी अच्छाई में या किसी भी कैपेबिलिटी में एक इंसान अपने आप को कहाँ देखता है, उसको हम अपने सेल्फ स्टीम कहते हैं। मतलब कि भाई वो समझता है कि मैं कहाँ कैपेबल हूँ और मैं कितना कैपेबल हूँ, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। अब क्या है ना कि मतलब जो 6 से 7 साल का बच्चा होता है उसको आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में नियमित हो जाता है। जैसे शैक्षिक क्षमता, इंग्लिश में अगर बात करें एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सामाजिक क्षमता सोशल कॉम्पिटेंस, शारीरिक खेलकूद, संबंधित क्षमता, और शारीरिक रूप जो आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत हो जाते हैं। ठीक है, अब एकेडमिक कॉम्पिटेंस मतलब कि शैक्षिक क्षमता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चा अपने आप को पढ़ाई के मामले में कहाँ देखता है, कैसा हो सकता है बच्चा। भाई मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं बच्चे के, कितने अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो जज करता है। मतलब कि भाई 85% मार्क्स आ रहे हैं तो वो ये कह सकता है कि हाँ भाई मेरे 90% मार्क्स भी आ सकते थे। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे आसपास जो लोग हैं वहां मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, मैं कितना कीमती हूँ।
अब ये मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड मुझे पसंद करते हैं तो वो मेरी तारीफ करते हैं, तो मेरी सेल्फ स्टीम क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। सोशल कॉम्पिटेंस में मेरी सेल्फ स्टीम हाई हो जाएगी। एथलेटिक कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि आप अपने आप को किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर कितने कैपेबल हैं, ये कैसे आते हैं, जैसे आपने रनिंग की, आप जीत गए, आपको मेडल मिला, आपने दोबारा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, आपने रेसिंग की, आप जीत गए, आपने मेडल मिला, आपने फिर बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी आप जीत गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है और यहाँ पे आपका जो सेल्फ स्टीम होता है वो हाई हो जाता है। फिजिकल कॉम्पिटेंस में मतलब आप अपने लुक्स को देखकर अपने बारे में क्या सोचते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोलता है आप बहुत क्यूट बच्चे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इन चीज़ों से बच्चा अपनी सेल्फ स्टीम डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो बहुत हाई हो जाती है। हमारी कैपेसिटी हमारे लिए जो बेसिकली है ना कि भाई हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे आत्मसम्मान, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों से अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करता है। तो उसके बाद अब क्या होता है, देखिए कि हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे लिए एक मतलब जैसे किसी चीज़ को लेकर हम कितना रिएक्ट करते हैं और फिर सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये सब मिलाकर हमें जो अपने माइंड में साइकोलॉजिकल इमेज बना लेते हैं कि मान लो मैं कहूँ कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ, तो साइकोलॉजिकल कंपटीशन मेरा क्या है कि भाई मेरा सेल्फ स्टीम लो हो गया, मेरी सोच बन गई कि मैं जब भी बाहर जाऊंगी तो मुझे शाइनेस फील होगी लोगों के सामने उठने बैठने में, कि भाई ये कह लो कि वो इंसान सोचे कि भाई मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो वो अब सोसाइटी में जाएगा तो वो उठने बैठने में शर्माएगा कि यार मेरी हाइट छोटी है, अब पता नहीं सब मुझे देख के क्या कहेंगे। तो यही स्टेबल एक डिस्पोजिशन होती है, इसकी वजह से क्या है, मैंने अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर लिया और मुझे पता चला कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ मेरा जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो गया। तो ये ओवरऑल साइकोलॉजिकल इमेज जो होती है इसे हम कहते हैं ओवरऑल सेल्फ स्टीम, इसे हम ओवरऑल सेल्फ स्टीम कहते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या है कि सेल्फ स्टीम ओवरऑल डेली के बिहेवियर में बहुत इफेक्ट करता है। अगर हम सोचें कि सेल्फ स्टीम फॉर्म कहाँ से होता है, तो सेल्फ स्टीम हम देखते हैं बचपन में जिनके पेरेंट्स उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत प्रेज करते हैं, बहुत केयर करते हैं एंड केयर के साथ उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, उनको बोल देते हैं कि आप अपने काम अपने दम पर करो। मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ऐसे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कर दिया कि बच्चा गलतियां कर रहा है तो हम देख ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब ठीक है, वो बच्चे का जो सेल्फ स्टीम होता है वो हाई बहुत होता है। इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं कि वो जो है बच्चे के जो माता पिता उनकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत पॉजिटिव है। बच्चों को जो वैल्यू पेरेंट्स से मिलती है तो उसमें सेल्फ स्टीम हाई हो जाता है बच्चे का। जो बच्चे सेल्फ स्टीम में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, और जो बच्चे सेल्फ स्टीम में लो होते हैं उनको अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब हमने ये तो देख लिया कि पॉजिटिव पेरेंट की वजह से हमारा सेल्फ स्टीम हाई हो सकता है, लेकिन अगर हमारा सेल्फ स्टीम लो है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। जब आपको पेरेंट्स आपसे प्रॉब्लम की वजह इन वैल्यू हो रहे हैं तो हम में तो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी नहीं आता और वो नेसेसरी भी नहीं है, मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमारा सेल्फ स्टीम लो का लो ही रह जाता है कि हर चीज़ में जिसमें नहीं भी नेसेसरी है उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं पेरेंट्स, हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सेल्फ स्टीम को लीड करते हैं। तो उसके उसके लिए सबसे पहले आ जाता है भाई, उसके लिए आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे आत्म सक्षमता, मतलब सेल्फ एफिशिएंसी। क्या होता है आत्म सक्षमता, क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली ये होता है हमारे आत्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है
लोग एक दूसरे से इस बात में भी भिन्न होते हैं कि उनका विश्वास इसमें है कि वे अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, अथवा इसमें कि उनके जीवन के परिणाम भाग्य, नियति अथवा अन्य स्थितिपरक कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। एक व्यक्ति यदि ऐसा विश्वास रखता है कि किसी स्थिति विशेष की मांगों के अनुसार उसमें योग्यता है या व्यवहार करने की क्षमता है, तो उसमें उच्च आत्म सक्षमता होती है। देखिए, आत्म सक्षमता भी उच्च और निम्न होती है, मतलब हाई और लो होती है। ठीक है, जैसे मेरा डिजायर्ड आउटकम मेरे पर कितना डिपेंडेंट है, मतलब मैं अगर बोलूं कि ये जो भी रिजल्ट आएगा तो ये तो हो गया, होना था, लक था, खुदा की मर्जी थी, या जो भी था वो ऐसे ही था। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं फेल हो गई एग्जाम में, तो मैं बोलूंगी कि यार मेरा लक ही खराब था, या भगवान की यही मर्जी थी। मतलब बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब क्या है, एक सेल्फ एफिशिएंट बिहेवियर है ये मेरा, कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि भाई मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ और ये जो है एक खुदा की मर्जी है, लक है। मैं ये नहीं मान रही हूँ कि मेरी गलती है, हालांकि यहाँ पे मेरी गलती है। हर एक इंसान वेरी करता है। नॉर्मल लाइफ में हम अपना बिहेवियर नॉर्मल लाइफ में कितना कंट्रोल करते हैं, उस पर कितना काबू रखते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि जो भी मैं काम करूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उस काम के लिए, यदि आपकी हाई एफिशिएंसी है। अगर मैं कह दूं कि मैं पास नहीं हुई, ये मेरा लक है, तो इसका मतलब मेरी सेल्फ एफिशिएंसी बहुत कम है। तो सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब यही होता है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट आता है सोशल लर्निंग थ्योरी से, आत्म सक्षमता की अवधारणा से। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आत्म सक्षमता की अवधारणा से, जिन्होंने बंदुरा बंदुरा थे, बंदुरा के थ्रू ये थ्योरी आई थी। एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनका कहना था कि हम जो अपने बड़ों को देख देख कर बड़े होते हैं, तो हम उनके एक्शंस दोहराते हैं, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम वही एक्शंस करते हैं। तो अगर एक चीज देखी जाए इंडियन कल्चर में, हम जो लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हम लड़कियों को नहीं छोड़ते। जैसे कि भाई जरा सा कहीं जाना है तो जाओ पापा के साथ चले जाओ, रात के 9 बज रहे हैं तो पापा तुम्हें लेने आएंगे इस जगह से, तुम अकेले नहीं आओगी। जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो भी एक्सट्रीमली डिपेंड हो जाते हैं, फिर वो फिर टोटली डिपेंड हो जाती हैं आप पे, हर छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंड हो जाएंगे। इस वजह से जब उन्होंने कभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, तो उनका सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो लो हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो हमेशा हाई रहे, और अपने पर हमें हमेशा बिलीव रखना चाहिए। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे एक्सपीरियंस, ये सब हमें हेल्प करते हैं हमारे सेल्फ एस्टीम को बनाने में। उसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, मतलब आत्म नियमन। अब आत्म नियमन क्या होता है? देखिए, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, आत्म नियमन, नियमन का मतलब क्या होता है, अपने खुद का बिहेवियर मॉनिटर करना, मतलब अच्छे से देखना, उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, अपने बिहेवियर को चेंज करना सोशल के अकॉर्डिंग, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं ऑफिस गई, मेरे बॉस ने मेरा काम देखा और वो देख के बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, ये तो सारा काम खराब कर दिया, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पता है अगर मैंने जॉब छोड़ दी गुस्से में आके तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे जो मेरी नीड है वो मनी की नीड है। तो यहाँ मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे, मुझे गुस्सा तो आ रहा है अंदर अंदर, लेकिन मैंने अपने गुस्से को क्या करा, कंट्रोल कर लिया। मैं अपने गुस्से को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ऐसे लोग जो सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, मतलब आत्मनियमन व्यवहार। अगर हम और डिटेल में जाएं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, अंदरूनी शक्ति। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम जो सोचते हैं कि हम इस वे में एक्ट करेंगे, तो मैं उस वे में एक्ट कर सकती हूँ। जैसे मेरी इच्छा है मैं वैसे एक्ट कर सकती हूँ, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग
हमें अपने आप में चेंज करना पड़ता है। तो सिचुएशन, अगर मैंने वो बॉस वाला एग्जाम्पल लिया, तो बॉस वाला एग्जाम्पल क्या था कि यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई कि बॉस मुझ पर बहुत चिल्ला रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे मनी की नीड है, इसलिए मैं अपना जो गुस्सा है वो नहीं दिखा रही हूँ उसको। तो यहाँ पे मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंज कर लिया। इसी को ही हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। उसके बाद जो हमारा आ जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, मतलब आत्मनियंत्रण क्या होता है। अब देखिए ये वर्ड से पता चल रहा होगा, आत्मनियंत्रण, आपको वर्ड से पता चल रहा होगा कि साइकोलॉजिस्ट क्या है कि भाई कहते हैं कि कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है तो उस खुशी को रोक कर, जैसे आपको सिचुएशन चाहती है वैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपको कोई चीज़ खुशी दे रही है लेकिन आपने उसको रोक लिया, मतलब कहते हैं ना, जैसे ये चीज़ें हमारी ज़्यादातर मदर्स करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमारी मदर को राजमा पसंद है, उन्होंने राजमा बनाया, अब राजमा हो गया कम, राजमा पड़ गया कम, तो वो क्या करती है, वो फैमिली मेंबर्स को देखती है कि फैमिली मेंबर्स खुश हैं, उनको राजमा अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने पेट भर लिया तो मेरा भी पेट भर गया। तो यही होता है सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम काफ़ी अपने लॉन्ग टर्म्स गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंडियन नोटेशन है जो हेल्प करती है सेल्फ कंट्रोल करने में। जैसे फॉर एग्जांपल हम व्रत रखते हैं, ठीक है, और रोज़ा रखते हैं, उपवास करते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि व्रत जो है, अगर व्रत देखा जाए तो वो एक सिग्निफाई करता है कि हाँ हम अपनी भूख कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी भूख कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को भी कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बेसिकली मतलब कई सारे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, जैसे बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और उसमें कुछ सुधार करना। ठीक है, आपकी बेसिकली क्या है कि मतलब आप अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करो, आप कहाँ गलत हो आप उसको ऑब्जर्व करो, उसमें चेंजेस करो। फिर उसके बाद आती है आपकी टेक्निक आत्म अनुदेश, मतलब सेल्फ इंस्ट्रक्शन, कि अगर आप जहाँ पे गलत हो आप अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करो कि अरे अभी ये मत करो, इस जगह पे ऐसा मत करो। अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करो, अपने आप को अनुदेश दो, अपने आप को नियमन में प्रभावित करो। ठीक है, उसके बाद आता है आत्म प्रबुलन। आत्म प्रबुलन का मतलब होता है कि अपने आप को गिफ्ट दो। अपने आप को गिफ्ट देने का मतलब, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आप अपने आप को गिफ्ट जरूर प्रेजेंट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि भाई मैं आज साइकोलॉजी के 2 चैप्टर तो कवर करके सोऊंगा ही सोऊंगा, और साइकोलॉजी के 2 चैप्टर कवर करके सोऊंगा, मैं रात के 3 बजे सोऊंगा, तो फिर मैं सुबह 10 बजे उठूंगा। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सुबह मॉर्निंग में देर तक सोना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। बट नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी उठ के भी पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं। तो मतलब आप कह लीजिए कि भाई आप अपनी मदर को बोल देंगे 90% मार्क्स आ गए तो आप मुझे साइकिल देना, तो वो एक तरीके से प्रबलन ही कहते हैं उसको, रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे संस्कृति एवं आत्म। तो तब तक के लिए आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियो बनी है और जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की, और अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहिए इसके साथ साथ। थैंक यू सो मच।